बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने प्रोडक्शन एनालिसिस पढ़ा था और हमने आपको बताया था प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन को एनालाइज किस तरह से किया जाता है। उसमें हमने आपको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताए, उसमें हमने कंसेप्ट आपका इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न के कंसेप्ट्स आपको बताए और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ज़रिए से जो है ऑप्टिमल पॉइंट जो अचीव किया जा सकता है वो किस तरह से किया जा सकता है वो बताया आपको। तो उस प्रोडक्शन एनालिसिस में एक चीज़ जो कल के लेक्चर में वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर सके वो आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट एनालिसिस। अब इससे पहले कि मैं आपको आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट पढ़ाऊँ, कुछ चीज़ें आपको जो है ना वो बैकग्राउंड के तौर पे बताऊँगा और उस आप यकीनन आपको ये समझने में फिर बहुत आसानी होगी। आपको याद होगा हमने आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़वाया था। जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया था तो उसमें हमने इंडिफरेंस कर्व को जो डिफ़ाइन करते हुए इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो वो ये था कि इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कर्व विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से एक्स एंड वाई विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। तो आपको दूसरी चीज़ हमने बताई थी वो था बजट लाइन। उसमें हमने आपको बताया था कि बजट लाइन इज़ अ लाइन विच शोज डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से एक्स एंड वाई विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड। ओके, तो बजट के अंदर वो जो ले सकता है। और कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है ये हमने आपको बताया था, जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट बनाए। तो बजट लाइन पावर ऑफ परचेज को बताती थी और इंडिफरेंस कर्व लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता था। तो वो पॉइंट हमारा जो जहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपस में बराबर होते थे वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। आज हम बिल्कुल उसी तरह पे देखें, मैं ये इस तरह से आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक्स और वाई गुड्स, राइट, और प्रोड्यूसर जो है वो लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करता है। ओके, सो उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था, यहाँ पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। वहाँ पे एक्स और वाई गुड्स थे, यहाँ पे लेबर और कैपिटल इनपुट होगा। ठीक है, सो देखिए मेरे लेट मी डिफाइन ऑन द सेम वे आई डिफाइन द इंडिफरेंस कर्व। आइसो क्वांट इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ two factors of production, labor and capital, which give same level of production. Okay, so labor और capital के ऐसे तमाम combination जो आपको यकसान सतह की प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, अगर हम वो सारे combination को मिला दें तो हमारे पास आइसो क्वांट आ जाएगा। ओके, सो और आपको अच्छी तरह से और मैंने आपको बताया था कि कल के लेक्चर में भी शायद आपको मैंने बताया हो कि जो आप Q is F of L and K. Okay, यानी कि output depends upon input, that is labor and capital. Okay, अब लेबर और कैपिटल ज़्यादा होंगे तो आउटपुट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन फंक्शन को आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है, क्यू आपकी आउटपुट है और लेबर और कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लेबर एंड के फॉर कैपिटल। अब आइसो क्वांट की डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, सो ऐसे कम्बिनेशन लेबर और कैपिटल के जो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दें। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो क्वांट। ओके, वेल नाउ सबसे पहले हम आपको जो है इसका टेबल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो
जैसे कि आपको याद होगा मैंने इंडिफरेंस कर्व का टेबल जो है आपको बनाना सिखाया था, तो एक कॉलम आप बना लें यहाँ पर कॉम्बिनेशंस का, COMB स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशंस, ओके। एंड हियर हम ओके नो, यहाँ पर हम लेट्स से लेबर इस कॉलम में हम कैपिटल, ठीक, और इधर हम इस कॉलम में लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और इधर आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ लेट्स कॉम्बिनेशन ए, फर्ज करें कि एक लेबर का यूनिट है और 16 यूनिट कैपिटल के हैं, और प्रोडक्शन लेट्स से वो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है और वो 100 मीटर जो है वो कपड़ा तैयार करते हैं, ओके। कॉम्बिनेशन बी 2 एंड लेट्स से 12 और 100 मीटर कपड़ा, ठीक है। सी कॉम्बिनेशन दैट इज 3 एंड लेट्स से 9 100 मीटर। अब देखें कॉम्बिनेशन 1 एंड 16, यानी कि एक लेबर और 16 यूनिट कैपिटल के 100 मीटर कपड़ा दे रहे हैं, और 2 लेबर के और 12 कैपिटल के जो है वो भी 100 मीटर, और 3 लेबर के और 9 कैपिटल के यूनिट ये भी हमें 100 मीटर कपड़ा दे रहे हैं। सो A, B, C आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड capital, right, which gives the producer same level of production, okay. Let's assume few more. Combination D, let's say 4 and 7, E, let's say 5 and 6. So these are this is again 100 meter and this is 100 meter, okay. Now look at this combination A, जिसमें एक लेबर का यूनिट और कैपिटल के 16 यूनिट है, आपको लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितनी, 100 मीटर कपड़ा। B 2 और 12 100 मीटर कपड़ा। C 3 और 9 वो भी आपको 100 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और 4 लेबर और 7 कैपिटल के यूनिट को कंबाइन करने से भी 100 मीटर कपड़ा बन रहा है, और E 5 लेबर और 6 कैपिटल के यूनिट से भी 100 मीटर कपड़ा बन रहा है, ओके। सो आपने इसमें एक चीज़ बड़े गौर से देखी कि ए से लेके ई तक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन याद है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच गिव सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। नाउ लुक एट द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको याद है ना, ठीक है, कि एक यूनिट एक्स्ट्रा लेने के लिए दूसरी चीज़ का कितना यूनिट आप छोड़ने को तैयार हैं, ठीक है। सो एक यूनिट ए से बी पर लेबर का एक यूनिट, ठीक है, इंक्रीज करने से कैपिटल के आपने 4 यूनिट छोड़ दिए, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 से 3 पे आने के लिए आपने 12 से 9 कर दिया, ठीक है। फिर 3 से 4 पे आने के लिए कैपिटल के 9 से 7 यानी कि 2 यूनिट आपने छोड़ दिए। फिर 4 से 5 पे आने के लिए 7 से 6, ठीक है। सो ये ऐसा क्यों है, इसको ये जो चेंज है, चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर, ओके। सो इसको क्या बोलते हैं, माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। अब आप देखें कि जैसे जैसे लेबर के यूनिट कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा करते चले जा रहे हैं, कैपिटल के यूनिट कम करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट आप बड़े गौर से देखें कि एक लेबर का यूनिट बढ़ाने के लिए आपने 4 यूनिट कैपिटल के छोड़ दिए, फिर एक यूनिट बढ़ाने के लिए 3 यूनिट छोड़े, फिर एक बढ़ाने के लिए 2, फिर एक बढ़ाने के लिए 1 यूनिट छोड़ा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। ये ऐसा क्यों होता है,
इसलिए होता है कि अगर देखिए आप जैसे जैसे कैपिटल को अप्लाई, आप याद रखें ना माइनर प्रोडक्टिविटी वाला कंसेप्ट, लेबर जो है आप कैपिटल की यूनिट बढ़ाते चले जाएं, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, ठीक है, बट यू नो इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, ऐसा ही ना, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, रिमेंबर। सो जैसे जैसे आपके यूनिट ज़्यादा होते जाएंगे माइनर प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी, इज दैट राइट, रिमेंबर। इसी से इसका मतलब इसको उलट करके देखिए, अगर उनके यूनिट कम होते जाएं, ठीक है, इनपुट के, तो माइनर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी ना। तो इसका मतलब है शुरू में आप जब 16 थे तो माइनर प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत कम हो चुकी थी, वो 4 यूनिट आपने छोड़ के, चूँकि लेबर 1 से 2 हुए उनकी माइनर प्रोडक्टिविटी अभी ज़्यादा है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली आपने देखा कि ज़्यादा कैपिटल छोड़ के जो है वो आप कम लेबर का यूनिट ले रहे हो, और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि माइनर जैसे जैसे कैपिटल कम होता चला जा रहा है उसकी माइनर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती चली जा रही है, हैंस उसको फॉरगो करने की रेशियो कम होती चली जा रही है। आप देखिए इधर, सॉरी, ये देखें आप, चेंज इन कैपिटल कितने, अब देखें change in capital from A to B combination, change in capital is 4, change in labor is 1, that is 4, okay, then 3 over 1, that is 3, mean 12 say 9 or 2 say 3, so change in capital is 3 and change in labor is 1, that is 3, and then change in capital that is 2 and change in labor that is 1, again 2, and change in capital is 1, change in labor is 1, that is 1. So this is how we can get, you know, हम शेड्यूल बना सकते हैं किस चीज़ का, आइसो क्वांट का, ठीक है। तो इससे आपने क्या लर्न किया कि डिफरेंट कम्बिनेशन है ए से ई तक, और किस चीज़ के, लेबर और कैपिटल के, जो आपको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, और इसमें जो चीज़ आपने टेक्निकल देखी वो ये माइनर टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो उसमें कौन सा ट्रेंड होता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। ओके, नाउ जस्ट द सेम वे जिस तरह से आपने ड्रॉ किया था इंडिफरेंस का, हम आइसो क्वांट को ड्रॉ भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लेबर ले लें और वाई एक्सिस पर आप कैपिटल ले लें, ठीक है। आप इसे ड्रॉ करें, इट वुड बी लाइक दिस, आइसो क्वांट, ओके। सो इसके ऊपर अगर आप देखें कि ये ए आपका कम्बिनेशन लेट से ए है, और ये बी है, और ये सी है, ओके। सो आपने देखना है ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, राइट। सो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। सो इसी तरह से ये वाई एक्सिस पर जो है, एक्स एक्सिस पर आप लेबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है, चेंज उसकी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए डैश कर लें, ठीक है, ए से ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी। सो आप लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू ए डैश ओवर ए डैश पी, राइट। ये वही फार्मूला ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला, ठीक है, उसी को इस्तेमाल करके हम इसको माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम हुई वो ये कि लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कम्बिनेशन जो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट दें, उन कम्बिनेशन को मिला दें तो हमें आइसो क्वांट मिल जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब आइसो क्वांट आपको क्या बताता है कि लेबर और कैपिटल के यूनिट्स का ऐसा कम्बिनेशन जो आपको एक सतह की आउटपुट फराहम करता है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने इनडिफरेंस कर्व के बारे में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, लेबर, ये कैपिटल, दिस इज लेट्स से आइसो क्वांट, ओके। अब इससे ऊपर वाला जो आइसो क्वांट होगा ना, उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन नीचे वाले से ज्यादा होगा, IQ 2 पर, ओके। लेट्स से इसका 100 मीटर था तो ये मे बी 200 मीटर, और एनी बिलो दैट वन IQ नॉट मे बी 50 मीटर, ओके। सो हर नीचे वाले से ऊपर वाले पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है।
आपको बात मेरी समझ आ रही है? तो इससे इसकी ज़्यादा है, ठीक है। सो इसको हम आइसोक्वांट मैप भी बोलते हैं, ओके। अब बात है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट वही है जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ है। क्या थी आपको याद है? इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरह से कि आइसोक्वांट कभी भी किसी भी एक्सिस को ऐसे टच नहीं करेगा, ओके। इसी तरह से आइसोक्वांट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देखिए जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। IQ1 IQ2। अब आप देखें कि IQ1 जो है इस पर हमने पिछली डायग्राम में देखे लेवल ऑफ प्रोडक्शन 100 थी और IQ2 पर कितनी थी? 200। ओके, नाउ लुक एट दिस, हाउ इट इज पॉसिबल कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रोडक्शन 100 हो। अब देखें इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कितनी है? 100। इस पॉइंट पर प्रोडक्शन कितनी है? 200, क्योंकि ये IQ2 पर है, ये IQ1 पर है, और इस जगह पर प्रोडक्शन 100 भी है और 200 भी। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन IQ1 एज वेल एज IQ2, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो टू आइसोक्वांट्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करते, ठीक है। सो ये अबाउट प्रॉपर्टीज, दीज आप बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि वो तमाम प्रॉपर्टीज जो इंडिफरेंस कर्व की थी वही आपकी आइसोक्वांट की भी, ठीक है। नाउ द सेकंड कंसेप्ट व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन टुडे इज आइसोकॉस्ट। अब ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बजट लाइन की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। कंज्यूमर की बजट लाइन पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई के वो कम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीद सकता है, ठीक है, अपने गिवन बजट के अंदर खरीद सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें बताई थी, एक्स की प्राइस, वाई की प्राइस और रिमेंबर दैट इज इनकम, आई, ठीक है। तो 3 इंफॉर्मेशंस होती हैं, आपके पास इनकम होती है, आपके पास प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इन 3 इंफॉर्मेशन की वजह से आप बजट लाइन बनाते थे। अब हम क्या है इसमें आइसो कॉस्ट के अंदर हमने आपको ये बताना है कि आइसो कॉस्ट इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 factors of production, labor and capital which a firm can afford, right? So उसके बजट के अंदर ठीक है वो लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद है, देखिए ये लेबर इंटू प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल इंटू प्राइस ऑफ कैपिटल should equal to C, cost of production, okay? So look at this, try लेबर और उसकी प्राइस मल्टीप्लाई हो प्लस कैपिटल और उसकी प्राइस मल्टीप्लाई हो, और ये आपकी सी के बराबर होना चाहिए, आपके बजट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बात समझ आई है ना कि अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आपके पास फर्म के पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, और फर्म जो है वो जो लेबर की प्राइस है 2 रुपीज़ है और वेज यानी कि, और कैपिटल की प्राइस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपी, ओके, पर यूनिट, ओके। सिर्फ समझने के लिए, आसानी के लिए एक ढीली ढाली सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सो प्राइस ऑफ कैपिटल है 1, प्राइस ऑफ लेबर है 2, ओके, यू आर 10 रुपीज़, ओके। बजट कितने फर्म का? 10 रुपये। सो बजट फर्म क्या कर सकती है? सारे के सारे पैसे खर्च कर दे लेबर पर और 5 यूनिट लेबर के ले ले क्योंकि लेबर की प्राइस 2 रुपीज़ है, या सारे के सारे कैपिटल पे जो है वो खर्च कर दे और कैपिटल हायर कर ले 10 यूनिट, क्यों? क्योंकि कैपिटल का प्राइस है 1। सो ये 2 एक्सट्रीम केसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे रिसोर्सेज जो है लेबर पर जो है हायर करने पे लगा दे, या सारे रिसोर्सेज कैपिटल पर हायर करने पे जो है वो लगा दे, ठीक है। ये 2 एक्सट्रीम केसेस, इसके दरमियान बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सो लेबर और कैपिटल के ऐसे कम्बिनेशन जो फर्म अफोर्ड कर सकती है, उन कम्बिनेशन को हम मिला दें तो हम क्या मिल जाएगा हमें? आइसो कॉस्ट। अब आइसो कॉस्ट के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो फर्म अफोर्ड कर सकती है, ठीक है, लेबर और कैपिटल का कोई भी पॉइंट, ठीक है। वो इसलिए देखें इस इक्वेशन जो आपके सामने लिखी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो इसको देखिए आप,
K PK is equal to C minus L PL. Okay, now K is equal to C minus L PL divided by PK. Okay, now K is equal to C divided by PK minus PL over PK into L. ओके, नाउ अज्यूम कर लें, ठीक है, आप कुछ अज्यूम करें, ठीक है, आप ये अज्यूम करें कि C जो है ना, लेट C is equal to 12, okay, and price of labor is 2 and price of capital is 1. So ये इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें. So K is equal to 12 over 1 minus 2 over 1 into L. So this equation will become K is equal to 12 minus 2L. Okay, so this is the okay. Now अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है कि पहला कॉलम बनाना है सेम कॉम्बिनेशंस का, और जो दूसरा कॉलम है वो आप लेबर का, थर्ड कॉलम आपका कैपिटल का. ओके, और कैपिटल किसके बराबर है आपने देखा, आपने इट्स 12 माइनस 2L. ओके, कॉम्बिनेशन ए, लेट्स से लेबर हम बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते, तो कैपिटल इस जगह पे लेबर की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल कितना आ जाएगा 12. सो अगर हम अपने रिसोर्सेज बजट जो कि हमारे पास 12 रुपए हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करें, लेबर पर बिल्कुल कुछ खर्च ना करें 0, और हम 12 कैपिटल की यूनिट ले सकते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि प्राइस ऑफ कैपिटल 1 है. ओके, नाउ बी कॉम्बिनेशन दैट इज लेट्स से 1, सो सब्स्टिट्यूट हियर 1, 2 1s are 2, 12 minus 2 that is 10. ओके, तीसरा कॉम्बिनेशन 2 एंड आप देखो ऊपर सब्स्टिट्यूट करें लेबर में 2, सो 2 2s are 4, 12 minus 4 that is 8. D that's 3 and 12 minus 6 that is 6. E 4, 12 minus 8 that is 4. F, let me extend these lines, 5 and 5 2s are 10, 12 minus 10 that is 2. G 6 and 0. अब आप गौर से देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन विच एवर यू नो टेक एट रैंडम, कोई सा भी ये ले लें, देखिए 2 and 8 यानी कि वो प्रोड्यूसर 2 लेबर के यूनिट और 8 यूनिट कैपिटल के ले सकते हैं, ठीक है. अब जरा याद कीजिए 2 लेगा लेबर के, तो लेबर की प्राइस है 2 रुपीज़, ओके, पर यूनिट, सो वो 4 रुपीज़ स्पेंड हो गए आपके लेबर पर, और 8 यूनिट कैपिटल के लिए. अब जरा गौर कीजिए 1 यूनिट वेरी क्लियर, 1 यूनिट 1 रुपीज़ का, तो फर्म कैन बाय 8 यूनिट, सो 12 रुपीज़ जितने थे उसी के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन वट एवर जो भी आप कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें ये सिलेक्ट करें, ठीक है. 5 2s are 10, 10 रुपीज़ लग गए लेबर पर और 2 रुपीज़ बचे 2 यूनिट कैपिटल के लिए, कैपिटल की प्राइस 1 है, सो 2 यूनिट उसके लिए. सो विद इन द बजट, हर कॉम्बिनेशन बजट के अंदर है, ठीक है. अब आप इसको ड्रॉ कर लें, राइट. सो आपको याद होगा and capital. Okay, so 0.
6. ओके, ये टू एक्सट्रीम केसेस हैं, 0 and 12 and 0 and 6. If we join these, I'm sorry, this is 6. Okay, so this line is called isocost. Okay, कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर हो, एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, दिस आर अफोर्डेबल फॉर फर्म कोई भी कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल इसके ऊपर जो है वो खरीद सकते हैं। इससे बाहर ऊपर की तरफ जो है वो अनअफोर्डेबल होगा। ठीक है, सो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, सो ये लाइन जो है ये फर्म के पावर ऑफ परचेज को बताती है। ओके, हाउ मच इनपुट फर्म कैन बाय। ओके, सो दिस इज हाउ के बजट लाइन फर्म के पावर ऑफ परचेज को और आइसो क्वांट फर्म के आउटपुट को बताता है। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट को। तो जहां पर इंडिफरेंस कर्व और आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट, दिस इज आइसो कॉस्ट एंड दिस इज आइसो, ये वो पॉइंट है जहां पर आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट की स्लोप बराबर होगी। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो फर्म विल हायर L1 एंड K1। ओके, नो अगर फर्म के पास रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो गए, ठीक है, तो ऊपर बजट लाइन चला गया, तो वो फर्म जो है वो ऊपर वाले आई के ऊपर चली जाएगी। ओके, जिस पर ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, तो E2 पॉइंट आ गए। ओके, और अगर इसी तरह से कम हो गए रिसोर्सेज, तो नीचे वाले आइसो क्वांट पे दिस पॉइंट E0. If we join these all 3 points, okay, this is called expansion path. एक्सपेंशन पाथ ये बताता है कि प्रोडक्शन जो है वो रिसोर्सेज बढ़ने के साथ साथ लाइक दिस इज एक्सपेंशन पाथ, दिस इज लेबर एंड दिस इज कैपिटल। हम लेबर और कैपिटल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पाथ, फर्म्स का एक्सपेंशन पाथ। ओके, सो ये आपने देखा कि 2 कंसेप्ट है, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। ओके, सो जिस आइसो कॉस्ट फर्म की पावर ऑफ परचेज को बता रहे, आइसो क्वांट फर्म की प्रोडक्शन लेवल को बता रहे। ओके, यानी कि एक बजट कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है, कंस्ट्रेंट है बजट, और दूसरा प्रोडक्शन लेवल्स है। ठीक है, तो उस जो है वो देखिए ना, अभी आप देखें इसको, आप जैसे ये देखें, लुक एट दिस, कैपिटल और ये बजट है, ये आइसो क्वांट फर्म अटेन कर सकती है यहाँ पर? नो, क्योंकि ये अनअटेनेबल एरिया में आ रहा है, अनअफोर्डेबल एरिया में ये एरिया। अब तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम, प्रोडक्शन कम होगी तो इसमें अफोर्ड कर सकते। ठीक है, और ये वाला ऐसी क्वांट क्यों नहीं फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रही, इस पर क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर उतने ही रिसोर्सेज लगाकर, वो बजट लगाकर कम प्रोडक्शन है, तो ये ऑप्टिमल पॉइंट है। ठीक है, और ये ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। ओके, सो दिस इज हाउ फर्म कैन जो है ना अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। वेल, जब फर्म की जो है वो बजट ज़्यादा हो जाता है, तो बजट जो फर्म का बजट लाइन है, जिसे हमने अभी आपको आइसो कॉस्ट बताया, वो अपवर्ड मूव करता है, और जब फर्म जो है वो उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वो ये बजट लाइन या आइसो कॉस्ट डाउनवर्ड मूव करता है। अभी अब देखिए, हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से मूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एग्जांपल हमने आगे इस्तेमाल किया, देखिए हम आपको बताते हैं, देखिएगा कि अगर हम लेट कर लेते हैं LPL प्लस KPK इज इक्वल टू C। ओके, अब हमने लेट किया था, लेट C इज इक्वल टू 12।
और हमने लेट किया था कि पी एल इज इक्वल टू 2 एंड पी के इज इक्वल टू 1। सो अब आप देखिए इसको हम अगर हम के लिए सॉल्व कर लें, सो आप देखिए के पी के इज इक्वल टू सी माइनस एल पी एल। ओके, सो के इज इक्वल टू एल माइनस एल पी एल ओवर पी के। सो के इज इक्वल टू सी ओवर पी के माइनस पी एल ओवर पी के इंटू एल, राइट। सो हम ये वैल्यूज जो हमने अज्यूम की थी ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सो के इज इक्वल टू दैट इज 12 ओवर 1 माइनस 2 ओवर 1 into L. So it will become K is equal to 12 minus 2L. Okay. Number 1 हमने C जो है वो 12 अज्यूम किया। अब आप देखिएगा कि अगर हम C जो है ज़्यादा होके 14 हो जाए और प्राइस ऑफ L और प्राइस ऑफ K सेम रहे तो फिर अब क्या हो जाएगा, हम इसमें नई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट इज के इज इक्वल टू सी मीन 14 ओवर 1 माइनस 2 ओवर 1 इंटू एल, दैट विल बिकम के इज इक्वल टू 14 माइनस 2L। ओके, सो इन दिस केस फर्म का सी इंक्रीज हो गया तो ये नई इक्वेशन बन गई। अब अगर तीसरी सिचुएशन हम देखें कि अगर सी जो है वो कम होकर 10 हो गया, राइट। सो अब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज रख रहे हैं 10 ओवर 1 माइनस 2 ओवर 1 इंटू एल। सो k इज इक्वल टू 10 माइनस 2L। ओके, सो आप गौर कीजिए कि अगर c जो है वो 12 है तो आपके पास k इज इक्वल टू 12 माइनस 2L आ गया। अगर C इंक्रीज होके 14 हो गया तो ये K इज इक्वल टू 14 माइनस 2L, और अगर C जो है वो डिक्रीज होके 10 हो गया तो K इज इक्वल टू 10 माइनस 2L हो गया, राइट। सो अब ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। देखा आपने हमने डिफरेंट फर्म के बजट्स अज्यूम किए, कॉस्ट जो है वो C 12, 10 एंड 14। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आई, एक आई K इज इक्वल टू 12 माइनस 2L, एक K इज इक्वल टू 10 माइनस 2L और एक K इज इक्वल टू 14 माइनस 2L। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इनको जो है वो टेबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। सो K इज इक्वल टू 12 माइनस 2L, K is equal to 14 minus 2L। थर्ड हमने K is equal to 10 minus 2L। ओके, सो इन दिस केस जो आपका C था 12 and in this case C was 14 and in this case C was 10। सो आपने देखा कि पहले हमने क्या किया, C को 12 लिया, फिर C बढ़कर 14 हो गया हमने अज्यूम किया, और फिर C 10 अज्यूम किया, राइट। सो अब हम देखें कि ये किस तरह से हमारा टेबल डेवलप होता है और हम इनको ड्रॉ करके देखेंगे और देखेंगे कि आइसो कॉस्ट किस तरह से मूव करती हैं। अगर सिर्फ फर्म की कॉस्ट में चेंज आए, फर्म के रिसोर्सेज में चेंज आए, फर्म के बजट में चेंज आए और उन फैक्टर्स जो है लेबर और कैपिटल की प्राइसेस में चेंज ना आए तो किस तरह से अज्यूम कर लें। अगर लेबर 0 है तो ये 12 आएगा, अगर 1 है तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें, 12 माइनस 2 दैट इज़ 10, और अगर आप 2 अज्यूम करें तो इट इज़ 12 माइनस 4 दैट इज़ 8 आएगा। 3 अज्यूम करें तो ये 6 आएगा, 4 अज्यूम करें तो ये 4 आएगा, 5 अज्यूम करें तो ये 2 आएगा, और अगर हम 6 अज्यूम करें तो ये 0 आ जाए, ठीक है। इसी तरह से
जब हम 0 अज्यूम करें तो इस इन द केस व्हेन c इज इक्वल टू 14 इट विल बिकम 14, और अगर हम 1 अज्यूम करें तो ये 12, 2 अज्यूम करें तो ये 10, 3 अज्यूम करें तो ये 8, 4 अज्यूम करें तो 6, 5 अज्यूम करें तो ये 4, 6 अज्यूम करें तो ये आपका 2, ओके। और अगर हम ये 0 अज्यूम करें तो ये 10, और अगर हम 1 अज्यूम करें तो ये 8, और अगर हम 2 अज्यूम करें तो ये 6, और 3 अज्यूम करें तो ये 4, और अगर 4 अज्यूम करें तो ये 2, और अगर 5 अज्यूम करें तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों आइसोकॉस्ट को हमने ड्रॉ करना है और देखने कि सी के ज़्यादा होने या सी के कम होने से आइसोकॉस्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब आपने ज़रा गौर से देखना है और हम इनको जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लेबर ले लेते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, और कैपिटल मैक्सिमम 14 है, सो 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now this is the 0. So हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कॉलम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। व्हेन लेबर इज 0, कैपिटल इज 12, सो दिस इज द पॉइंट। व्हेन 1, दैट इज 10, दिस इज द पॉइंट। 2, then it is 8, 3, then it is 6, 4, capital is 4, 5, capital is 2, 6, that is 0। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइसोकॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगा, आइसोकॉस्ट। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज दैट विल सी कि जब ये बजट 14 हो गया तो अब हमने देखना है कि अब किस तरह से जो है वो हमने इसको ड्रॉ करना है। राइट, नाउ दैट इज 0 तो कैपिटल 14, दैट इज 14, then 12, then 10, then 8, 6. So if we join these, this is another isocost, right? So आपने देखा कि बजट बढ़ा तो ये अपवर्ड मूव कर गया। राइट, सो ये जब ये था तो आपका सी कितना था, सी था बेसिकली आपका 12, और जब 14 हुआ तो ये आपका बजट जब 14 हुआ ये अपवर्ड पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो गया। पैरेलल अपवर्ड कब शिफ्ट होगा आइसोकॉस्ट, जब सिर्फ सी में इंक्रीज हो और प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल में कोई चेंज ना आए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब सी में जो है वो कमी आ गई, सी 10 हो गया। ठीक है, सो अब देखें, अब हम इस कॉलम को ड्रॉ करेंगे। 0 and 10, दैट इज दिस इज द पॉइंट, देन 1 and 8 हियर, 2 and 6 here, 3 and 4 here, this is the point 5. If we join these all we get a budget. Parallel downward shift हो गया, parallel downward shift हुआ कब, जब C जो है वो आपका कितना हो गया 10। ओके, नाउ अगर 3 इंफॉर्मेशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल और C कॉस्ट। राइट, ये 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो तो आपका आइसो कॉस्ट बन सकता है। आइसो कॉस्ट लेबर और कैपिटल के ऐसे कम्बिनेशन होते हैं जो फर्म अफोर्ड कर सकती है खरीदने। ठीक है, सो इट इज द बजट, इट इज द आइसो कॉस्ट विच इज डिटरमिन्ड बाय द रिसोर्सेज अवेलेबल by a firm. Okay, so this is how we draw the iso cost line. Okay, now look at this. अब आप देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि अगर ये आपका आइसो कॉस्ट है और अगर आपकी फर्म की इनकम में इजाफा हो जाता है, सी में इजाफा, सॉरी फर्म की सी में इजाफा होता है तो ये पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट होगा, और सी में कमी होती है तो ये पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। आई होप
कि ये एक अच्छा एग्जांपल था आपको समझने के लिए कि इन केस के अगर जो सी ज़्यादा हो जाए उस तरफ मूव कर जाता है, और अगर सी कम हो जाए तो ये डाउनवर्ड मूव ओरिजिन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है जी। अब बात ये है कि किस तरह से जो है वो एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम अटेन करती है। इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रखा था कि लेबर और ये कैपिटल, ये फर्म का आइसो कॉस्ट है और ये फर्म का आइसो क्वांट है। ओके, और ये वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में टेंजेंट हो रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट वेयर फर्म इतने लेबर हायर करेगी, इतना कैपिटल हायर करेगी टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट एंड प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज हाउ इट। अगर देखें बजट लाइन ये होता तो ये वाला आइसो क्वांट फर्म अटेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसके उस एरिया में वाक़ है जो फर्म अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर ये वाला आइसो कॉस्ट होता तो फर्म अफोर्ड तो कर सकती है, लेकिन ज़्यादा पैसे लगा के उतना ही आइसो क्वांट, क्योंकि आइसो क्वांट इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। सो आउटपुट लेट्स से 1000 जो है वो यूनिट्स है, राइट। सो 1000 यूनिट हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो है वो अटेन किए जा रहे हैं, जो कि एक फर्म के लिए ऑप्टिमल नहीं है। सो व्हाट वन नीड टू डू इज दैट फर्म को जो है अपना मिनिमम लेवल जो जिस पर वो आइसो क्वांट जो है उसके आइसो कॉस्ट को टेंजेंट बना रही है। क्या कर रही है? टेंजेंट, कट नहीं, टेंजेंट पर, क्योंकि कट तो इन पॉइंट्स पे भी हो रहा है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पर भी, लेकिन फर्म जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना रही है दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो दिस इज हाउ आई कैन आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इस तरह से फर्म जो है उसका जब सी इंक्रीज होता है, बजट लाइन जो उसका आइसो कॉस्ट है पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब सी डिक्रीज होता है तो आइसो कॉस्ट पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। सो आइसो कॉस्ट होता क्या है? जस्ट सोचें, आइसो कॉस्ट एक ऐसा कर्व है जो कि लेबर और कैपिटल के उन कम्बिनेशन से मिलकर बनता है जो फर्म अफोर्ड कर सकती है। ओके, सो फर्म के अफोर्ड का मतलब ये कि अगर उसकी सी जो है वो 10 है, सो लेबर और कैपिटल के उसने ऐसे कम्बिनेशन खरीदने हैं कि जो कि उसके 10 यानी कि उसकी कॉस्ट के अंदर, उसके बजट के अंदर हो। जैसे पीछे ये पिछले हम स्लाइड पे जाके देखें, यहाँ पर आप जरा गौर कीजिए। ठीक है। सो कॉलम 1 में हमने लेबर बताया, कॉलम 2 में हमने कैपिटल बताया। अब लेबर की प्राइस हमने क्या अज्यूम की थी, राइट, आप पिछली स्लाइड से देख लें। ये लेबर की प्राइस हमने कितनी अज्यूम की हुई है? दैट इज 2, कैपिटल की दैट इज 1। ओके, सो कैपिटल की 1, लेबर की 2। सो लेबर लिया 0, ठीक है। सी आप ज़हन में रखिए, आपके पास 12 है, राइट। लेबर आपने 0 है आपके पास, यानी कि यू आर नॉट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी ऑन लेबर, राइट। सो कैपिटल के आप 12 यूनिट आपने लिए, तो कैपिटल की प्राइस कितनी है? 1। सो वो फर्म जो है वो 12 यूनिट कैपिटल के ले सकती है, क्योंकि कैपिटल की प्राइस है 1 यूनिट, राइट। सो 1 रुपी और $1 पर यूनिट, राइट। सो 12 यूनिट वो जो है कैपिटल के ले सकती है, राइट। अब दूसरे कम्बिनेशन की तरफ आए, इस कम्बिनेशन की तरफ, तो ये देखें कि आप लेबर का 1 यूनिट ले लिया, मीन फर्म ने स्पेंड कर दिया कितना? $2 ऑन लेबर, राइट। सो $2 पीछे रह गए $10, राइट। $10 की इट मीन कि वो 10 यूनिट कैपिटल के ले सकती है। अब थर्ड कम्बिनेशन की तरफ आए, इस कम्बिनेशन को आप देखें 2 and 8, 2 मीन 2 यूनिट लेबर के लिए, लेबर की प्राइस कितनी है? $2, इट मीन $4 तो लग गए आपके लेबर के ऊपर। पीछे कितने बचे? 8 जो है वो 1 यूनिट जो है वो $1 1 यूनिट जो है वो कैपिटल की प्राइस, तो 8 वो ले लिया। अब आप इनमें से कोई भी कम्बिनेशन सेलेक्ट कर लें, अपनी मर्जी का कोई भी, तो वो फर्म जो है अफोर्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये कर लें 4 and 4, 4 and 4 मीन्स कि 4 यूनिट लिए, लेबर के एक की प्राइस है 2, तो 8 आपके डॉलर तो लग गए लेबर के ऊपर। पीछे बचे $4 और कैपिटल की प्राइस है 1 यूनिट, तो आप 4 यूनिट ले सकते हैं। तो ये सारे कम्बिनेशन जो हैं ये लेबर और कैपिटल के वो है जो फर्म अफोर्ड करती है व्हेन C इज इक्वल टू 12, और जब व्हेन C इज इक्वल टू 14 तो कम्बिनेशन, पहला कम्बिनेशन 0 and 14 के, 1 and 12 मीन $2 लग गए लेबर पे, पीछे $12 बचे वो कैपिटल है। अब कोई सा भी आप जो है वो अज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, राइट। सो 3 आपके किसके हैं? लेबर के। सो $6 आपके लेबर पे लग गए, 8 कैपिटल के ऊपर ये, और कैपिटल की प्राइस 1 यूनिट पर डॉलर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये 8 यूनिट वो ले सकती है। इसी तरह से अगर उनकी सी कम होकर 10 होगी तो कोई सा और, ये देखें ये वाला और ये वाला कम्बिनेशन देख लें, लेबर के ऊपर लग गए $4 बिकॉज
आपने 2 यूनिट लिए, $4 उस पर लग गए, पीछे 6 बचे आप। यानी कि ये वो सारे कम्बिनेशन है जो फर्म जो है वो अफोर्ड कर सकती है, ख़रीद सकती है। अगर वो सारे लेबर और कैपिटल के कम्बिनेशन हम ड्रॉ कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसो कॉस्ट लाइन। सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और ये एग्जांपल से आपको वाज़ेह हुआ होगा कि किस तरह से आइसो कॉस्ट पैरेलल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करती है, राइट। और किस तरह से हम फिर जो है आगे जाके आपको बताएंगे कि हम एक्सपेंशन पाथ डेवलप करते हैं, राइट। सो एक्सपेंशन पाथ मीन कि प्रोडक्शन में फर्म एक्सपेंशन कर रही है, इसके लिए उसकी आइसो कॉस्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है। ओके, सो हम लेटर ऑन विल एक्सप्लेन इट फॉर यू, राइट। सो आज के लेक्चर में आपने देखा, हमने आइसो क्वांट देखा, और आइसो क्वांट बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह से होता है। फ़र्क इतना है कि आइसो क्वांट में लेबर और कैपिटल, और इंडिफरेंस कर्व में एक्स और वाई गुड्स होती हैं, क्योंकि कंज्यूमर गुड कंज्यूम करता है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके गुड्स लेता है, ठीक है, ताकि यूटिलिटी अटेन की जा सके। और प्रोड्यूसर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते, लेबर और कैपिटल। सो इंडिफरेंस कर्व में एक्स और वाई के कम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, और आइसो क्वांट में लेबर और कैपिटल के ऐसे कम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। अच्छा, उधर बजट लाइन था, अब बजट लाइन को देखें, एक्स और वाई के ऐसे कम्बिनेशन जो कंज्यूमर खरीद सकता है, और यहाँ पे लेबर और कैपिटल के ऐसे कम्बिनेशन जो फर्म खरीद सकती है, ठीक है। तो आइसो कॉस्ट जो है फर्म का पावर ऑफ परचेज, आइसो क्वांट जो है वो कंज्यूमर का पावर ऑफ परचेज। अब उधर पावर ऑफ परचेज की जगह हम कॉस्ट भी देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है। देखें ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई ना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लेबर पे लगाए और कितने कैपिटल पे लगाए, तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इधर जो है वो बजट है, ओके। इधर कंजम्पशन है, इधर प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टेंजेंट हो वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जहाँ पर आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट टेंजेंट हो वो फर्म का इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट के बारे में देखा, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मार्केट को डिस्कस करेंगे और मार्केट के बिहेवियर को देखेंगे, और हम देखेंगे मार्केट को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और हम देखेंगे मार्केट को जो है वो किन बुनियादों पर जो है एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम मार्केट की तरफ जाएंगे और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्केट को समझते हुए हमें 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम है। अब एक कॉस्ट कंसेप्ट्स और एक रेवेन्यू कंसेप्ट। सो पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। मार्केट क्या होती है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको किस तरह से टाइम के, एरिया के बेस पर, वक्त के बेस पर जो है उसको कंपटीशन के बेस पर उसको जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि वक्त के लिहाज से हम कहें रोज़मर्रा की मार्केट, शॉर्ट रन की मार्केट, लॉन्ग रन की मार्केट, राइट। और जो एरिया के हवाले से है वो लोकल मार्केट, राइट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, जो वी कैन एक्सप्लेन इन दिस वे। और कंपटीशन के हवाले से हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ड्यूपोली, ओलिगोपोली। सो ये कंपटीशन के जो है बेस पर हमने जो है वो मार्केट की तफसीलात बताई। इसी तरह से जो टाइम की बेस पर है उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो हम किस तरह से मार्केट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम उसकी डिफरेंट काइंड्स जो है किस तरह से बता सकते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंपटीशन। सो दिस वुड बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली आज के लेक्चर को आपने अच्छी तरह से समझा होगा, और अगले लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।